अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। समंदर पार पाकिस्तानी मईशत की बैकबोन हुकूमती हदफ से भी ज्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज दिया। गुज़श्ता माली साल के दौरान 41 अरब 60 करोड़ डॉलर वतन बेचकर रिकॉर्ड बना दिया। एक साल में 8.6% का बड़ा इजाफा हुआ। पाकिस्तान की तरक्की की शरह 4% हदफ से कम 3.7% रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की पेशगोई रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की औसतन शरह 7.2% से बढ़कर 8.3% तक पहुंचने का इम्कान है। और मुल्क की सी फूड एक्सपोर्ट 56 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। फ्रोजन फिश 10 करोड़ डॉलर के साथ सरफहरिस्त। बड़ी मार्केटों में चीन, जापान, जनूबी कोरिया, यूएई, सऊदी अरब, अमरीका शामिल है। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 6 पैसे पर आ गई। यूरो को देखें तो इसमें 17 पैसे का इजाफा देखा गया। फिर बरतानवी पाउंड 1 रुपया 30 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 373 रुपये 6 पैसे पर आ गई। गोल्ड मार्केट के हवाले से आपको अपडेट करें। मुल्क में सोने की कीमत में 5 रोज की कमी के बाद अब इजाफा हुआ है। फी तोला 3600 रुपये ये महंगा हुआ। कीमत 4,33,836 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम के दाम में 3,000 रुपये का इजाफा हुआ। फिर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो सोना $36 फी औंस महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 4,113 डॉलर पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे स्टॉक मार्केट में नौजवानों की बढ़ती तादाद का, लेकिन पहले बात मशरक़ वस्ता में होने वाली कशीदगी की। अमरीका ने मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर हमले किए, 90 मकामात को निशाना बनाया। ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है। बहरीन और कुवैत में 85 अहदाफ पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए हैं। इससे पहले आमने हुर्मुज़ में एक ही दिन में 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। नई कशीदगी के बाद एनर्जी मार्केट में हलचल देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज जो क्रूड कीमतें हैं उसमें 6.5% तक इजाफा देखा गया। फिर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी 4600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने अब नए हमलों के लिए ईरानी रद्द-ए-अमल का इंतजार करने का इशारा दिया है। ईरानी हुकाम ने भी मजीद कार्रवाई का इंदिया नहीं दिया है। इसके साथ साथ जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि आज क्रूड ऑयल की कीमत में कुछ कमी देखी जा रही है। अब बात ये भी कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट की जो इस वक्त बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है ओवरऑल, जब मजमूई तौर पर हम बात करते हैं, खित्ते की जो नुमाया मार्केट्स हैं उसमें शामिल हो चुकी है। 3 साल के दौरान तेजी के नए रिकॉर्ड्स बने हैं। मशरक़ वस्ता बहरान के दौरान भी दूसरी मार्केट से कम मुतासर हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 अरब से बढ़कर 75 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। एक साल के दौरान 21 लिस्टेड कंपनियों ने 20 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी हासिल की। फिर इंडेक्स इस वक्त 1,80,000 पॉइंट्स के गिर्द इस वक्त मौजूद है, जिसके बाद ब्रोकर्स ने 2 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर करने पर नजरें अब जमा ली हैं। ऐसे में नौजवान भी कहां पीछे रहते हैं। पैसे कमाने के लिए शेयर्स मार्केट का उन्होंने रुख किया। नए रजिस्टर्ड होने वाले इन्वेस्टर्स में 18 से 30 साल के नौजवानों का तनासुब 45% रहा है। फिगर्स को देखा जाए तो माली साल के दौरान 1,90,000 से ज्यादा नए इन्वेस्टर्स मार्केट में रजिस्टर हुए हैं, जिसमें जेनजी भी शामिल है। जिसके बाद इन्वेस्टर्स की तादाद 5,83,000 से तजावुज कर गई है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी नौजवानों की नंबर्स को हाईलाइट किया है। अरब न्यूज के मुताबिक 3 साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने डॉलर की बुनियाद पर 66% का रिकॉर्ड मुनाफा दिया। यंग जनरेशन की शमूलियत में अहम किरदार SECP ने किया है, जिसने कवायद में तब्दील करके ऑनलाइन सहूलत अकाउंट्स मुतारिफ कराए, जो कि कंपैरेटिवली आसान है, जिसमें पहले इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई, फिर उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। इस फैसले से नौजवान नस्ल की कैपिटल मार्केट में हम देख रहे हैं कि नुमाया इजाफा हुआ है। इस पर आज हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और आपको ही बताएंगे कि आप किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं अब्दुर्रहमान नजम साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तफसीलन इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको रिजवान आलम की एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तेजी से मुल्की मईशत का हकीकी बैरोमीटर बनती जा रही है। चंद बरस पहले जहां हर माह सिर्फ 3 से 4 हजार नए अकाउंट्स खुलते थे, अब ये तादाद बढ़कर 20 से 25 हजार माहाना हो चुकी है। नए सरमायाकारों में सबसे बड़ी तादाद नौजवानों खुसूसन जेन ज़ी की है। सबसे बड़ी कामयाबी स्टॉक मार्केट की है कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, विड्रॉल करना है, तो आप आज रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं और सेकंड डे आपको पेमेंट्स आपको मिल जाती है। 1 साल से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तादाद में काफ़ी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जो लेटेस्ट नंबर हैं लास्ट मंथ की अगर मैं बात कर लूँ तो 25,114 नए अकाउंट्स खुले हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जिसमें जेनजीज और मिलेनियल्स की तादाद आप देख लें तकरीबन 90% के लगभग है। नौजवान बड़ी तादाद में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आ रहे हैं। 2 साल कबल मुतारिफ कराया गया सहूलत अकाउंट स्टॉक मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। सिर्फ 1 साल में तकरीबन 2 लाख नए सरमायाकारों ने अकाउंट्स खुलवाए। सरमायाकारों की मजमूई तादाद
6 लाख के करीब पहुंच चुकी है। अब सरमायाकारी सिर्फ कराची और लाहौर तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग मार्केट का रुख कर रहे हैं। PSX ने और SCCP ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है, जिसकी वजह से आसान अकाउंट जो है, सहूलत अकाउंट से कहते हैं, वो फ़ौरन ही आपका सिर्फ शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके पे आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं और खोल सकते हैं। इसके लिए कोई भी आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके कोई भी ब्रोकर से आप रब्ता कर सकते हैं। ब्रोकर को हमें डेटा देना पड़ता है, अपना जो क्रेडिशनल है, आपका जो सिग्नेचर, आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप उनको प्रोवाइड कर दें और आपका अकाउंट जो है विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर ये बहुत जल्दी ओपन हो जाता है और बहुत आसान और बहुत ही आप समझे ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे। रवां साल 11 नई कंपनियों ने IPOs के जरिए तकरीबन 20 अरब रुपए, जबकि लिस्टेड कंपनियों ने राइट शेयर्स के जरिए मजीद 20 अरब रुपए हासिल किए। माहिरीन के मुताबिक ये सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का सबूत है। माहिरीन का कहना है कि अगर रेगुलेटरी निज़ाम मजीद आसान बनाया जाए और सरमायाकारी तक रसाई को सहल किया जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मजीद तेजी से तरक्की कर सकती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अब्दुर्रहमान नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुर्रहमान साहब, आपका बड़ा अहम किरदार रहा है तमाम इन्वेस्टर्स को गाइड करने में, किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन उस तरफ हम जाएंगे कि किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसकी वजह से भी हम एक डिक्लाइन देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पहले हम जरा ओवरऑल स्टॉक मार्केट पर बात कर लें। इस वक्त अगर स्टॉक मार्केट को देखा जाए, आपको लग रहा है कि ये पैनिक सेलिंग की वजह से हम देख रहे हैं जो डिक्लाइन आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शादेब साहब फॉर मदु करने के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त आपकी मैं रिपोर्ट भी सुन रहा था, बहुत ही मुफस्सिल और हर चीज़ आपने जो है उसको हाईलाइट भी किया। तो जो पॉइंट आप जैसे आजकल जो लेटेस्ट पॉइंट चल रहा है उस पे डिस्कशन जैसे स्टार्ट करते हैं, तो इस पे हमने बड़ी अच्छी एक लोगों को गाइड करने के लिए एक वीडियो भी बनाई थी कल अपने यूट्यूब चैनल पे। सो बेसिकली अगर आप पूरी जियोपॉलिटिकल एंगल को समझें तो इवन दो पाकिस्तान इस वॉर में ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इस वॉर से क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है वो एपी सेंटर बना हुआ है पूरी वॉर का, तो उससे जो है फिर हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे। ऑयल, डीजल, पेट्रोल ये जो है थोड़े से महंगे हो जाते हैं, महंगाई इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब हम लोग बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी हैं, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आता है। इस वजह से इस क्राइसिस से हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो रोज़ पे जो इम्पैक्ट आता है उसको थोड़ा सा शो कर रही होती है। कल की जो एक्टिविटी थी, आज तो फिर भी जो है स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही, बल्कि काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा था बायर्स का, वॉल्यूम्स भी ठीक थे। और जैसे आपने बताया कि दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आई कि ये चीज़ मोस्ट प्रॉब्ली आगे नहीं चलेगी, तो फिर ऑयल प्राइसेस भी थोड़ी सी नीचे हो गई। सो इस पूरी चीज़ को देखते हुए आपने इसको ऐसे सोचना है कि दोनों साइड्स को अब आप देखेंगे ना, तो उनके जो लीडर्स हैं वो ज़्यादा स्टेटमेंट्स ये देते हैं कि अब हम एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ फिर से नहीं जाएंगे। ठीक है, पूरी दुनिया जो है वहाँ पे नहीं जाना चाहती, लेकिन ये बात जो इन्वेस्टर्स MOU जानते हुआ हैं कि है लार्ज स्केल वॉर की तरफ इस वक्त नहीं जाया जाएगा। ये स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ टेंशंस बढ़ेंगी, लेकिन फिर ये कूल डाउन हो जाएगा। बिल्कुल, असल में दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि हमने जो MOU में अपने पॉइंट्स लिखवाए हैं उन पे पहले जो है पेशरफ्त हो, दूसरे का बाद में करें, और एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं, लोकल ऑडियंस पे भी थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं। ज़ाहिर है कोई मुल्क जाके अपनी ऑडियंस को ये नहीं बताता कि हम जो है जंग हार गए हैं। तो इसी वजह से आपको याद होगा जब ये MOU साइन हुआ था उससे 3-4 दिन पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से एक ब्रिटिश शिप थी, मेरे हिसाब से उन्होंने गुजरने की कोशिश की थी। तो ईरान जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा जो है उसका एम्फेसिस है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के थ्रू एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन हमारी परमिशन से होगी। तो जब भी परमिशन के बगैर कोई शिप की मूवमेंट होती है उस पर अटैक हो जाता है, और फिर उसके जवाब में जो है अमेरिका की तरफ से अटैक होता है। फिर ईरान जो है क्लोज बाय जो गल्फ रीजन होते हैं उधर 1-2 अटैक करके फिर चीज़ें जो है वापस नेगोशिएशन टेबल पे आ जाती हैं। तो यही पूरी चीज़ जो है एक दफ़ा फिर से रिपीट हुई है। यानी कि अब इस आहिस्ता वक्त आहिस्ता अभी अब्दुर्रहमान साहब, अगर हम स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की देखें, PSX की बात करें, तो इस वक्त पर सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ये करेक्शन है जो इस वक्त हमें स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रही है। मैं करेक्शन से ज़्यादा इसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा, क्योंकि अभी बिल्कुल आधे घंटे पहले ही एक स्टेटमेंट भी आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अब जो है हम लोग मज़ीद कोई अटैक करने का नहीं सोच रहे। और जिस तरह वो अनाउंस करते हैं कि ईरान ने हमें फिर रीच आउट किया है निगोसिएशंस के लिए, तो अब फिर से जो है एक कूल डाउन फेज़ आ जाएगा जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली निगोसिएशंस होंगी। रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे की आउटलुक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना पिछले 3 साल की जो पूरी रैली है उसके अंदर एक पूरा थीम होता है कि मार्केट रैली करती है, फिर थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, तो मार्केट ऐसे 3-4 महीने के लिए साइडवेज हो जाती है। तो अगर हम पिछले 4 महीने देखेंगे उसके अंदर इस वॉर की वजह से फिर बजट भी आना था पाकिस्तान में, सबको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी कि बजट किस तरह का आएगा, लेकिन बजट भी बहुत अच्छा आया।
सुपर टैक्स जो है कम हो गया। फिर लोगों के माइंड में थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया था कि अगर महंगाई बढ़ी तो शायद शरह सूद जो है, जो इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा लिंक होता है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं या तो बैंकों में पैसे रख दें या फिर स्टॉक मार्केट में लगा दें, तो उसके भी बढ़ने के चांसेस थोड़े से क्रिएट हुए थे। लेकिन वो भी जो है अब हमारा कायबोर नीचे आ गया है, बजट बहुत अच्छा आ गया, तो एक अच्छी रैली जो है एक्सपेक्टेड है कमिंग एक फैक्टर ये भी है कि आईएमएफ ने भी पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है उसकी जो प्रोजेक्शन है वो 3.5 जो परसेंटेज के अराउंड रखी, जो हुकूमत के ज़ाहिर है 4% टारगेट से कम है। तो आपके ख्याल में ऐसा भी है कि इस प्रोजेक्शन की वजह से भी कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ होती है, हमने जो कर्ज़े अपने रीस्केड्यूल कराने होते हैं या जो नए कर्ज़े लेने होते हैं और कम रेट पे लेने होते हैं, उसके लिए आईएमएफ का अप्रूवल बड़ा ज़रूरी होता है। इसी वजह से बजट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है पाकिस्तान में। बाकी मुल्कों में तो बजट आता है चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसका आईएमएफ का अप्रूवल होता है, वो देखना होता है सबने कि ये आईएमएफ के इन लाइन है, इसी वजह से वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है हमेशा पाकिस्तान में मई और जून में। और जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है, उसके नंबर सबको ठीक लग रहे होते हैं, सब कन्विंस हो जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, कोई बहुत बड़ा शॉक तो नहीं आया टैक्स रेट में या दूसरी चीज़ों में, तो फिर एक क्लैरिटी आती है और आपको पता है इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी चाहिए होती है। अगर अब आगे बढ़ के ज़रा इस तरफ आएँ कि पीएसएक्स की जो परफॉर्मेंस है उसको समझने के लिए अब्दुर्रहमान साहब, वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसको इन्वेस्टर्स ख़ास तौर पर देखते हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अब लोकल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अगर उसमें इंक्लूड कर लें, तो 3-4 जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं ना सबके पास। एक होता है कि आप बैंक में पैसे रख लें, एक होता है आप गोल्ड खरीद लें, एक होता है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लें, और जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो अमेरिका और इंग्लैंड की स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगा सकते हैं। तो अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें तो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में उसका सबसे ज़्यादा रिटर्न है डॉलराइज टर्म्स में, क्योंकि हमारी करेंसी भी स्टेबल है, और ये रिटर्न जो है तकरीबन 320% का बनता है 3 साल में। अगर हम सिर्फ पिछले साल को भी देखें तो भी हम रीजन में टॉप रैंकिंग स्टॉक मार्केट्स में आते हैं। हम 2025 में भी टॉप रैंकिंग स्टॉक मार्केट्स में थे, आजकल भी हैं, और अभी जो माली साल ख़त्म हुआ है उसमें अगर हम कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 45% जो है वो प्रॉफिट दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जो हमारा इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स। इसके साथ जो गोल्ड था उसने सिर्फ तकरीबन 23% का प्रॉफिट दिया था, और बैंक में तो आपको पता है आजकल 10% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, और यही ट्रेंड जो है आगे कंटिन्यू होने के भी चांसेस हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव एसेट क्लास है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना इसमें देखना होता है पाकिस्तान में कि एक तो आपकी जो करेंसी है ना वो मुस्तहकम होती है। जब आपकी करेंसी की आउटलुक अच्छी है और वो डिटर्मिन होती है डॉलर रिजर्व से, जब पाकिस्तान के पास डॉलर रिजर्व अच्छे होते हैं, और हमने एक न्यू माइलस्टोन जो है अचीव किया है 30 जून को, हमारे रिजर्व जो हैं $18 बिलियन से भी ऊपर चले गए हैं। तो जब आपके पास अच्छे रिजर्व होते हैं, आपकी करेंसी स्टेबल होती है। करेंसी स्टेबल होती है तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का एलिमेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, और आप अपनी इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। जब आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग जाता है। तो उसकी वजह से कंपनीज़ के अंदर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा जो है वो बन जाता है, क्योंकि कंपनीज़ भी बैंक से बोरो करके अपना बिजनेस कर रही होती हैं, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। लोग हमेशा कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट को और बैंक को, तो स्टॉक मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। ये बात हो गई ओवरऑल स्टॉक मार्केट की। अब ज़रा नौजवानों की तरफ आते हैं जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ज़रा उनको गाइड करेंगे, क्योंकि मुसलसल हम देखते रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आपकी गाइडेंस की वजह से, उसके बाद हम देखा उन्होंने स्टॉक मार्केट का रुख किया, उसमें इन्वेस्टमेंट की, और महाना अगर देखा जाए पहले अगर 4000 नए अकाउंट्स खुलते थे ऑनलाइन अकाउंट्स के बाद हम देख रहे हैं कि तादाद 20 से 25,000 पर चली गई। अब्दुर्रहमान साहब, इस वक्त अगर देखा जाए ओवरऑल, क्या इसकी एक बड़ी वजह हम ये कह सकते हैं कि आसान जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो एक बड़ी वजह है जो सहूलत अकाउंट्स का जिसकी हम बात करते हैं? बिल्कुल, ये भी एक रीज़न है, और एक तो रीज़न हमने डिस्कस कर लिया कि रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर उसके साथ एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है। अभी थोड़े दिन पहले स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज बिहेवियर, अवेयरनेस डस। तो जब ये सारे रिटर्न्स आ रहे होते हैं, एक अवेयरनेस का जो कैंपेन है ना पूरा, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हम लोग इसमें जो है एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ साथ तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि अब कोई अगर चाहता है मैं स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलूँ तो वो आसानी से खुल जाए। तो इस पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3-4 महीनों में। जैसे आपने अपनी पूरी उसमें रिपोर्ट में बताया कि सहूलत अकाउंट जो कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड दे के खुल जाता है, आपको मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते, उसकी लिमिट भी 30 लाख तक इंक्रीज़ कर दी थी। आसान कनेक्ट जो कि एक पूरा पोर्टल है
जो कि AI इनेबल्ड है। उसके अंदर आप सिर्फ उसकी वेबसाइट पे जाएं और अपनी सारी डिटेल्स डालें, अपना बैंक अकाउंट डालें, CNIC डालें, तो विद इन 1 to 2 डेज आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होगी तो वो आपको विद इन 1 to 2 डेज रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने AI इंप्लीमेंट कर दिया है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो उसको कम कर दिया है, इससे अकाउंट खोलने की और प्रोसेस करने की जो पूरी ड्यूरेशन है वो कम हो गई है। ये जो अभी माली साल ख़त्म हुआ है इसमें ऑलमोस्ट 2 लाख अकाउंट खुले हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में जब ये आसान कनेक्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, और अप्रैल का महीना फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज था, यानी जंग जो है बिल्कुल पीक पे थी। बिल्कुल कुछ नहीं पता था, पेट्रोल भी ऑलमोस्ट 400 रुपये का हुआ था पाकिस्तान में। उस महीने के अंदर भी 25,000 अकाउंट जो है लोगों ने खोले हैं, और ऑलमोस्ट हाफ अकाउंट्स जो हैं वो जेनजी जो है ना, वो क्योंकि टेक्नोलॉजी जल्दी अडॉप्ट करती है एक तरह से। अच्छा, क्योंकि आप जेनजी का जिक्र भी कर रहे हैं अब्दुल रहमान साहब, आपने इस नौजवान नस्ल की या जेनजी की खास तौर पर बात करें, क्योंकि तादाद अब बढ़ती जा रही है, इनकी अप्रोच में कितना डिफरेंस देखा है अगर हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो? अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिहेवियरल डिफरेंस मैंने देखा ना, एक ये है कि ये थोड़ा सा ईज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब वो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड हो या वो इससे हो कि एक दफ़ा जब अकाउंट ओपन हो गया और वो कोई भी चीज़ पाते हैं, तो जो ऐप है ना मोबाइल की, वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो। हमारे जो पुराने इन्वेस्टर्स होते थे वो अगर कभी जो ऐप होती थी वो डिसफंक्शन भी कर जाती थी, तो वो कॉल करके जो है अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करा लेते थे। लेकिन जेनजी में एक उनको ईज़, यानी कि वो टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस वजह से उनका अकाउंट भी जल्दी जो है वो खुलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो जब चाहें कोई भी चीज़ बाय करना, सेल करना, वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा डिमांड करते हैं। और आई थिंक उस चीज़ को देखते हुए ही जो रेगुलेटर है, PSX है, CDC है, इन सब ने इसको रियलाइज़ किया है, और पिछले 6 महीनों में ये तो एंड रिजल्ट है ना, हम देख रहे हैं, इस पे काम जो है पिछले 1-2 साल से चल रहा था। तो मेरे हिसाब से इस बार जो है रेगुलेटर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो न्यू नीड्स हैं टेक्नोलॉजी की विद द न्यू जनरेशन, उसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है। इसी वजह से आप सोचें कि पहले 75 साल जो थे पाकिस्तान के, उसमें टोटल तकरीबन 2 लाख अकाउंट होते थे। तो 2023 से लेके 2025 में 2 लाख अकाउंट और खुले, और पिछले माली साल में 2 लाख अकाउंट और खुल गए। तो कितनी रैपिड जो है ये एक्सपेंशन हो रही है पाकिस्तान की कैपिटल साइड भी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एतमाद बढ़ रहा है, तो हम IPOs की तादाद में भी इजाफा देख रहे हैं साथ में। बिल्कुल, अभी जो माली साल ख़त्म हुआ है इसके अंदर IPOs ने जो पैसे रेज़ किए हैं वो ऑलमोस्ट 20 अरब रुपए हैं, और इसको पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे तो अमाउंट जो है वो मल्टीपल्स में इंक्रीज़ हो रही है। और 20 अरब रुपए तो सिर्फ रेज़ किए हैं। लोगों ने जो बिड्स की थी इन IPOs में इन्वेस्ट करने के लिए, वो 125 बिलियन की थी ऑलमोस्ट, यानी कि इतनी ज़्यादा डिमांड है इन IPOs की। और अगेन इसके अंदर भी रेगुलेटर का जो रोल है वो बहुत अच्छा है। इवन अगर आपका स्टॉक मार्केट का अकाउंट नहीं भी खुला हो, फिर भी आप IPO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ऑनलाइन बैठ के, घर बैठ के अपने बैंक के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पूरा अच्छा सिस्टम जो है वो स्टॉक मार्केट के इकोसिस्टम के अराउंड जो है वो बिल्ड हो गया। बिल्कुल अब्दुल रहमान साहब, हम सेकंड हाफ में ये पूरा डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी आपसे लेंगे कि किस तरीके से अकाउंट खोला जा सकता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्या उसका पूरा प्रोसीजर होता है, वो कितना आसान है, ये मैं हम आपसे जानेंगे। ज़रा एक सवाल मैं आपसे और यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 1 साल में जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें जब हम देखते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करते हैं, अब पाकिस्तान में खासतौर पर किन सेक्टर्स में आपने ज़्यादा दिलचस्पी देखी है? हम देखते हैं कि बैंक्स ही जो 100 इंडेक्स में जो टॉप लिस्टेड कंपनीज है हमें सबसे आगे दिखाई देते हैं, जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं वो सबसे आगे दिखाई देती हैं। इसके अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं? क्या टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है? नहीं, इसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अगेन जो है ना बहुत ज़्यादा आगे है। आप इवन ये रीजनल इकोनॉमीज़ देखेंगे, मिडिल ईस्ट की देखेंगे, तो उनकी इकोनॉमीज़ में ना ऑयल एंड गैस रिलेटेड कंपनीज़, या जैसे यूटिलिटीज़ होती हैं, जैसे पाकिस्तान में वापडा है, उस तरह की कंपनीज़ ज़्यादा लिस्टेड होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ भी मिलेंगी, आपको बैंक्स भी मिलेंगे, आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज़ भी मिलेंगी, आपको सीमेंट की कंपनीज़ भी मिलेंगी, स्टील की भी मिलेंगी, ऑयल एंड गैस की भी मिलेंगी, पेट्रोल पंप्स जिसको ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना डाइवर्सिफाइड पाकिस्तान का इंडेक्स है। बैंक्स जो है उनका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ट्रिलियन रुपीज़ की भी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, इस वजह से उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन और ऑप्शंस जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, इवन अगर हम रीजन से भी कंपेयर करें। ठीक है, और इसमें एक बड़ी वजह, एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं एक इक्विटी जो फंड्स हैं, उसके थ्रू भी हम देख रहे हैं कि क्योंकि एप्लीकेशंस इतनी आसान आ गई हैं कि नौजवान उसका रुख करते हैं, उस पर ईजिली अपना अकाउंट बनाते हैं, और जो म्यूचुअल इक्विटी फंड्स हैं उसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते स्टॉक मार्केट को भी। जी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो है
पार्टिसिपेट करते हैं, बोथ फिक्स्ड इनकम में भी जिसमें बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह के रिटर्न होते हैं, और इक्विटी मार्केट्स में भी। जैसे अभी हम लोग तकरीबन टोटल 6 लाख अकाउंट्स पे पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग क्योंकि इनडायरेक्टली भी अकाउंट अपना ओपन नहीं करवाते, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर उस नंबर को भी मिला लें तो शायद हमारी जो इन्वेस्टर बेस है वो 1 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ लोग जो है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ज़रा हम आ जाते हैं इस वक्त डिटेल में, हम आपसे जानना भी चाह रहे हैं कि ज़ाहिर है जब एक कोई भी नौजवान या कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जिनके पास ज़ाहिर है कैपिटल इतना ज़्यादा ना भी हो, तो वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्या उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आगाज़ यहीं से करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो एक फाइनेंशियल माइंडसेट है उसका बिल्ड होना कितना ज़रूरी है एक इन्वेस्टर के लिए, उसके बाद वो फिर वो कोई स्टेप ले, मार्केट को स्टडी करे, उसके बाद कदम रखे अपना। देखिए इसके अंदर जो है ना, स्टॉक मार्केट अब दुनिया में ना इतनी तरक्की हो चुकी है कि हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ के अच्छी कंपनी ढूंढना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना। और मैं इसको ना लोगों को इस तरह समझाता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आके डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट चाहिए कि लंबे अरसे पे जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन होंगे, जिनकी सारी कंपनीज जो हैं स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती हैं, ऑब्वियसली उन्होंने प्रॉफिट तो बनाना ही बनाना है। 2-3 साल में चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कभी इकॉनमी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन लंबे अरसे पे तो बिजनेसमैन हम लोग हर दिन खबरों में सुनते रहते हैं, कभी किसी बिजनेसमैन ने इतना प्रॉफिट बना लिया, कभी किसी ने बना लिया। तो जब आप लंबे अरसे के लिए समझें पाकिस्तान के टॉप 15 बिजनेसमैन के साथ थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप कर लेंगे, हो सकता है 15 में से 1-2 का बिजनेस जो है वो किसी वजह से ख़राब हो जाए, बट ऑन द होल एवरेज जो है उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाना है। और वही चीज़ जो है वो हमारे KSE 100 इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होती है। और उसको करने का तरीका ये है कि हमारा जो KSE 100 इंडेक्स है उसकी जो भी टॉप कंपनीज़ हैं, आप टॉप 20 ही अगर सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो क्योंकि जो टॉप वाली कंपनीज होती हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है इंडेक्स में, इसको कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग। तो आप उसी से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी वैसे तो हर 3 महीने बाद अपना पूरा बिजनेस एक्सप्लेन करने के लिए बताती है कि इन 3 महीनों में मैंने इतना रेवेन्यू अर्न किया, इतना मेरे खर्चे थे, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ। तो वो आपसे पूरी डिटेल जो है शेयर करती है। स्टॉक मार्केट के थ्रू ब्रीफिंग्स भी होती हैं जिसमें और मजीद जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर आपने वो सब नहीं भी करना तो आप आंख बंद करके भी इन टॉप बिजनेसमैन के साथ अगर पार्टनरशिप करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो भी प्रॉफिट बनाएंगे, आपका भी प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल सही है। ये पार्टनरशिप किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से आपने पहला स्टेप उठाना है, वो माइंडसेट बिल्डिंग होगी, कितना कैपिटल है इसकी आपने टेंशन लेनी है, या ज़ाहिर है आपको कितने कैपिटल की ज़रूरत है इस मार्केट में उतरने के लिए, और उससे ओवर द 10 ईयर्स हम कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू इससे हमारा आ सकता है, इस सब पर बात करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, फिर डिस्कशन को डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है अब्दुर्रहमान नजम साहब से, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से स्टॉक मार्केट में की जा सकती है। अब्दुर्रहमान नजम साहब, अब मैं आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊँगा। इस वक्त हम देखते हैं कि अब जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो सिर्फ बड़े शहरों से नहीं हैं, कोई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से नहीं है, बहुत सारे ऐसे छोटे शहर भी हैं जहाँ से लोग शामिल हुए हैं। और शायद उसकी बड़ी वजह, जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं, वो ये भी है कि बहुत आसान एक सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू वो इसमें शामिल हो पा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि बहुत सारे ऐसे नाजरीन जो इस वक्त ख़वातीन भी जिनमें शामिल हैं, नौजवान नस्ल भी है, और वो लोग भी हैं जो खौफ के मारे स्टॉक मार्केट में कदम नहीं रखते थे। उनको हम किस तरीके से बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का वो रुख कर सकते हैं। कि आम आदमी की जब हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट वो करना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, और वो कितने कैपिटल से शुरू कर सकता है, और पहला स्टेप इसका क्या होगा अगर हम यहाँ से शुरू करें। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने शादिर साहब पूछा है, और इसको ना यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपने पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जो है जिस पे कन्विंस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अकाउंट्स खुल रहे हैं। तो एक हम देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। हमेशा जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना तो वो सोचता है कि मुझे जो है मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अपने 5-10 साल बाद की, तो मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे। इसी वजह से फिर जितनी भी बीच में मुश्किलात होती हैं या जो भी चीज़ें उसने सीखनी होती हैं, छोटी मोटी अकाउंट खुलवाना होता है, वो उसको खुलवा लेते हैं। तो अगर हम लंबे अरसे पे देखें ना, और 25 साल एक ऐसा अरसा होता है पाकिस्तान में जिसमें ना हर चीज़ कवर हो जाती है, जिसके अंदर आप पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट भी कवर हो जाती है, ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे वो भी कवर हो जाती हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी कवर हो जाती है, कुछ टाइम पे जब मार्शल लॉज आते हैं वो भी इवन इसमें जो है वो कवर्ड है। तो अगर हम 25 साल पहले देखना तो हमारा यही जो इंडेक्स आज जो 1,80,000 पे है, और कल जब ये इसमें थोड़ी सी पैनिक सेलिंग हुई थी 4,500 पॉइंट्स गिर गया था, उसके बाद भी 180,000 पे है। तो ये 1500 पॉइंट पे होता था 2001 में, आप सोचें। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो टॉप 20-25 बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एवरेज जो है ना पिछले 25 सालों में ऑलमोस्ट 100 गुना अपना प्रॉफिट कमाया है।
और ये जो शेयर प्राइस होती है ना, ये प्रॉफिट से ही लिंक्ड होती है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा उस कंपनी की वैल्यू होगी। तो आप जब लंबे अरसे पे इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, आपको तकरीबन हर साल में 17 से 18% जो है वो प्रॉफिट मिल रहा होता है। इस चीज़ को हम बैंक से कंपेयर कर लेंगे तो सिर्फ 10 से 11% मिल रहा होता है। गोल्ड में जो है 15% के आसपास मिल रहा होता है, और प्रॉपर्टी में जो है उससे भी थोड़ा कम मिल रहा होता है। अब दूसरा एंगल होता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जिस चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो इसमें भी जो है ना, मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पर आपको रोकूं अब्दुल रहमान साहब, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर, मैं एक पॉइंट आपसे और जानना चाहता हूँ। लोग ज़्यादातर इस तरफ इसलिए जाते हैं बैंक्स की तरफ क्योंकि उनको ये श्योरिटी होती है कि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है, वो 11% ही मान जाते हैं। लेकिन जिस परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं 17-18% पे, शायद उसकी तरफ ना जाने की वजह ये होती है कि उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। रिस्क फैक्टर को ना, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं ना, वो कहते हैं कि रिस्क फैक्टर वो बहुत ज़्यादा लोग एसोसिएट करते हैं वॉलेटिलिटी से, यानी कि एक चीज़ एक दिन 100 रुपये की है, 98 की हो जाएगी, किसी दिन 102 की हो जाएगी, उसको रिस्क बना देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आपने अगर 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आपने 1 साल बाद समझे आपने कोई पेमेंट करनी है, कोई इंस्टॉलमेंट पे घर लिया हुआ है, फिर तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आपको जो है वो जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है 10-11% वाली, वही करनी चाहिए। लेकिन एक पैसे जो आपको चाहिए ही नहीं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो वो तो आपको ऐसी जगह लगानी चाहिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। और अगर कल को बीच में कोई इमरजेंसी हुई तो अगेन, जैसे आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट में आप जो है थोड़े सा प्लॉट नहीं बेच सकते। 50 लाख का प्लॉट है, आप 5 लाख का प्लॉट नहीं बेच सकते, कुछ हिस्सा नहीं बेच सकते। बट स्टॉक मार्केट में आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, मैं आपको बता रहा था ट्रांसपेरेंसी का। ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं 2-2 जनरेशन पुराने, पहले क्योंकि पेपर पे फिजिकल शेयर्स होते थे, आके वो कहते हैं कि ये हमें बड़ा पुराना एक कागज़ मिला है, तो आप ज़रा इसको देख के बताएं कि हमारे ये शेयर्स थे वो आज तक हैं। तो जब उनको रिकॉर्ड में चेक करते हैं वो आज भी मौजूद होते हैं। उनको उन सालों में जो डिविडेंड्स मिले होते हैं वो भी उनको जो है पे हो जाते हैं। अब इसी चीज़ को आप प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लें, 5-10 साल बाद कभी कभी आप जो है वो कागज़ को इधर उधर हो जाए तो पूरा प्रॉब्लम बन जाता है। कुछ प्लॉट जिनके आपको पैसे सही भी दिए होते हैं उस पर भी जो है प्रॉब्लम आ जाता है कि ये अभी तक प्लॉट जो है एलोकेट नहीं हुआ, और वो फाइल का कल्चर जो है पाकिस्तान में, उसमें लोगों के उधर भी बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। तो एक तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इधर बहुत अच्छे होते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत अच्छी है, और एक ऐसा तरीका है कि आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आप सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके, इंस्टेड ऑफ बाइंग वन प्लॉट, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो हम इसमें देख सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वो 25 साल में या 20 साल से ज़ायद में वो सब चीज़ें रिकवर भी हो जाती हैं, अगर डिक्लाइन आते भी हैं या क्रैश भी होती हैं कोई चीज़ें भी। लेकिन अब अगर हम ज़रा इस स्टेप की तरफ आ जाएँ कि जिस वक्त जो नौजवान आपको देख रहे हैं वो अपना पहला कदम किस तरफ बढ़ाएं, किस तरीके से वो ऑनलाइन अपना अकाउंट जनरेट कर सकते हैं, क्या उनको ब्रोकरेज से ज़ाहिर है उनको ऑनबोर्ड लेना पड़ता है, या फिर वो डायरेक्टली जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे कि बैंक्स के थ्रू भी, मुख्तलिफ ऐप्स के थ्रू भी, जो इक्विटी फंड्स हैं उसके थ्रू भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं, अगर हम बिगनर्स की खास तौर पर बात करें, या वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की तरफ चले जाएं, ब्रोकरेज का हिस्सा बन जाएं? आज से कुछ साल पहले तक अकाउंट खुलवाने का सबसे आसान तरीका जो था ना, वो यही था कि आप किसी भी टॉप ब्रोकर को जो है वो फ़ोन करें और वो आपका अकाउंट जो है प्रोसेस करेगा। लेकिन आज से कुछ महीने पहले जो हमने जैसे रिपोर्ट में बात किया, आसान कनेक्ट, आप गूगल पे लिखें आसान कनेक्ट, एक पूरा वेबसाइट बनी हुई है नादरा की तरह, जिसके अंदर आप जाएँ, अपना ईमेल एड्रेस डाल के एक अकाउंट आपका बन गया, उसमें आप लॉगिन करेंगे, उसके अंदर आप अपना फ़ोन नंबर, अपना CNIC और ये सारी चीज़ें जब डालेंगे, बैंक अकाउंट डालेंगे, ये सारा सिस्टम जो है ना नादरा से लिंक्ड है। वो खुद ही ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि आपने जो बैंक अकाउंट डाला है वो आपके नाम पे ही है, आपने जो CNIC उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जो है मोबाइल पे हो जाएगी, सब कुछ QR कोड के थ्रू। और वो आप जब अपना ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे तो उधर जो है वो एप्लीकेशन चली जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरी वेबसाइट पे, इस पूरे टूल पे जो है AI इम्प्लीमेंटेड है। विद इन 1 to 2 डेज़ या आपका अकाउंट जो है वो ओके हो जाएगा, या अगर कोई चीज़ उनको नहीं ठीक लग रही होगी कि ये डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, तो वो आपको बता देंगे, जवाब दे देंगे, आप उसको ठीक करेंगे, विद इन 1 to 2 डेज़ मजीद वो ओपन हो जाएगा। आसान कनेक्ट बेस्ट वेबसाइट है अकाउंट ओपन करने के लिए। और अगर आपके पास लेट से सैलरी स्लिप नहीं है, आप जो है किसी ऐसी जगह काम करते हैं जो आपको सैलरी स्लिप नहीं दे रहे, तो आप सहूलत अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सहूलत अकाउंट में भी आप 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब आप आसान कनेक्ट के थ्रू सहूलत अकाउंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो फिर वो आपसे सैलरी स्लिप और ये सारी चीज़ें भी नहीं मांगेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आजकल अकाउंट खुलवाने का। ठीक है, अकाउंट खुलवाने का ये बेस्ट तरीका है। फिर अकाउंट खुलवाने के बाद अगला स्टेप क्या होगा आपको बता दूँ। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले अब्दुल रहमान साहब बता रहे थे किस तरीके से आप नया अकाउंट खोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल रहमान साहब, इस तक हम अगर इस बात से आगे बढ़े, मार्केट में नई कंपनियां हम देख रहे हैं, नए कंपनियां मुसलसल सामने आ रही हैं। एक साल के दौरान रिकॉर्ड नए IPOs आए हैं, और एक टायर साज कंपनी की खासतौर पर अगर मैं बात करूँ, उसकी एग्जाम्पल लूँ तो उसके IPO ने तमाम रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं।
तो क्या कहेंगे आप अगर ओवरऑल देखा जाए इसमें कि एक आईपीओ के बिजनेस मॉडल को देखना सरमायाकारी से पहले वो भी कितना ज़रूरी है एक इन्वेस्टर के लिए? जी बिल्कुल शाहजेब साहब, आईपीओ असल में इसकी हाइप बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आता है कि एक नई कंपनी आ रही है और ये बड़ी अच्छी कंपनी है, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स। अगर इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाएं तो ये एक तरह से हम जो पाकिस्तान में CPEC 2.0 इम्प्लीमेंट करना चाहते थे कि चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चाइना से, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं, वो आके पाकिस्तान में लगें और वो फिर एक्सपोर्ट भी करें, लोकल मार्केट में भी बेचें और अच्छी टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में आई। ये उसका एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। 2020-21 के आसपास ये पूरा प्लांट शुरू हुआ था और 4-5 सालों में ये अमेरिका हर जगह एक्सपोर्ट भी करते हैं। लोकल मार्केट में भी जो पहले इम्पोर्टेड और स्मगल्ड टायर्स आते थे उनको रिप्लेस भी कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत अच्छी स्टोरीज आईपीओ के थ्रू आती हैं। लेकिन जब एक चीज़ स्टॉक मार्केट में आ जाती है तो आपने अगर किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो फिर उसका बिजनेस मॉडल जो है डिटेल में पढ़ना होता है कि ये बिज़नेस क्या करता है, ये किस चीज़ से अफेक्ट हो सकता है, कौन सी चीज़ इसकी अच्छी है। तो जो बाकी 300-400 कंपनीज अवेलेबल हैं उनके बिजनेस मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आईपीओ को भी उतनी ही स्क्रूटनी के साथ जो है ना पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनीज में आपको पता है इकोनॉमी और दूसरी चीज़ों की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे ज़्यादा होती हैं। जब भी कोई नए इन्वेस्टर आते हैं ना तो हम उनको हमेशा वैसा ही तरीका बताते हैं कि जो एग्जिस्टिंग काम वो अपना करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें से कम टाइम निकालने के साथ आप कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो अर्निंग पावर है ना वो भी अफेक्ट ना हो और लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स जो हैं वो भी बनते रहें इन्वेस्टिंग के साथ। तो उसके 2 सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं। तो मैं आपको ये दोनों तरीके भी बताता हूँ और 2 चीज़ें भी बताता हूँ जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप न्यू स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। तो 2 जो आपने इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है ना वो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग वही है कि एक कंपनी में पैसे नहीं लगा लेने, 2 कंपनी में पैसे नहीं लगा लेने, ये सोच के कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और लॉन्ग टर्म में ओवरऑल बिजनेसमैन ने तो पैसा बनाएगा लेकिन हो सकता है उस कंपनी का शेयर जो है वो नीचे चला जाए। तो आपने इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है, जो टॉप की 20-30 कंपनीज हैं उस सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है परसेंटेज के हिसाब से। दूसरा एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, कि जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं, एक शो होता है कि उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तभी वो हर क्वार्टर या हर 6 महीने बाद जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट शेयर कर रही हैं। तो जो डिविडेंड कंपनीज हैं टॉप की, बड़े साइज़ की, उसके अंदर 8-10 कंपनीज का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो ये 2 स्ट्रेटजीज आप फॉलो कर सकते हैं स्टार्ट ऑफ 1-2 साल जब आप ये करेंगे ना, फिर थोड़ा एक पॉइंट में आपसे और भी जानना चाहता हूं, अगर आप वो शामिल कर लें कि हम अक्सर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद कि वो मार्केट ऑर्डर की तरफ जाएं या वो देखें कि लिमिट ऑर्डर की तरफ ज़्यादा बेहतर है उनके लिए, तो इस ऑप्शन पे भी ज़रा आप गाइड कर दें। नहीं, लिमिट ऑर्डर हमेशा बेहतर होता है। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लिमिट ऑर्डर होता है कि जैसे अगर 180 की कोई प्राइस चल रही है, आपने ऑर्डर लगा दिया कि 179.9 पे अगर ये कोई प्राइस आएगी तो मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर होता है कि उस वक्त जो भी बायर अवेलेबल है, अब वो 181 पे भी हो सकता है, 182 पे भी हो सकता है, आप उससे जो है उसकी मुंह मांगी कीमत पे खरीद लेते हैं। तो लिमिट ऑर्डर जो प्राइस चल रही है उसके आसपास अगर आप लगाएंगे तो 90% चांसेस होते हैं कि आपका ऑर्डर जो है अगले 1 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। ये काफ़ी लोग जो है वो कुछ महीनों बाद उनको पता चलता है कि मैं तो मार्केट ऑर्डर लगाता था, वो जब बाद में देखते हैं तो वो शेयर उनको थोड़े से महंगे मिले होते हैं, 0.25%, 0.5%। अब्दुल-रहमान साहब, लास्टली आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की समत आप किस तरफ जाती देख रहे हैं? थोड़ी वक्त की किल्लत भी है। अच्छा, इसको मैं अब थोड़ा सा, अब ये जो लोग थोड़ी इन्वेस्टिंग समझते हैं ना उनके लिए ये मेरा मैसेज है आगे की आउटलुक के लिए। मैं तो समझता हूँ कि अगले कुछ महीनों की आउटलुक बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी पाकिस्तान और इंडिया वॉर के बाद जो पूरी सूरत हाल बनी थी। क्योंकि देखें ये पूरा जो सिनेरियो बन रहा है वो बिल्कुल ऐसी है कि बजट की अनसर्टेनिटी भी खत्म हो गई है, सुपर टैक्स भी कम हो गया है, जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के चांसेस लग रहे थे वो भी खत्म हो गए हैं, और एक मार्केट का जो साइडवेज फेज होता है 3-4 महीने का वो भी खत्म हो गया। तो एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है अगले 3-4 महीने। अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अब्दुल-रहमान नजम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कौन ये वक्त निकाला, हमारे नाजरीन को ये समझाया कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे शो का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।